Hello everyone. In previous session we will see 6 chapter 1 to 4, 8 and 10 chapter. In your syllabus chapter number 7, chapter number 9, chapter number 14 and chapter number 16 are reduced. But we will study after completing main course of board examination, right? कि हमको 16 चैप्टर उसमें से 4 चैप्टर रिड्यूस हुए हैं, बट हम पहले 12 चैप्टर पढ़ लेते हैं, उसके बाद ये 4 चैप्टर है वो मैं आपको पढ़ाऊँगी. सो दैट इज़ वाई हमने चैप्टर नंबर 9 नहीं स्टार्ट किया है. लेट इज स्टार्ट चैप्टर नंबर 13, दैट इज़ द यूनिट ऑफ 10, दैट इज़ इकोलॉजी. थोड़ा बहुत आप अवेयर होंगे इकोलॉजी के बारे में, एसएस में आता था आपको लो स्टैंडर्ड में, राइट? सो यूनिट नंबर 10 हैव 4 चैप्टर. चैप्टर नंबर 13 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, चैप्टर नंबर 14 इकोसिस्टम, चैप्टर नंबर 15 बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन एंड चैप्टर नंबर 16 एनवायरमेंटल इश्यूज. सो 4 चैप्टर में से आपको 2 ही चैप्टर पढ़ने हैं, चैप्टर नंबर 13 एंड चैप्टर नंबर 15. सो लेट अस स्टार्ट चैप्टर नंबर 13 ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन. You all are aware about organism and population. जब हम 11th स्टैंडर्ड में फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे कि ऑर्गेनिजम्स कैसे फॉर्म होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं और पॉपुलेशन कैसे बनती है, राइट? सो सेम वे यहाँ भी आपको याद रखना है बेसिक कि ऑर्गेनिज्म कैसे फॉर्म होते हैं, कि सेल कंबाइन होके टिश्यू कंबाइन होके ऑर्गन कंबाइन होके ऑर्गन सिस्टम, देन लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है ऐसे, देन सम ऑर्गेनिजम्स कंबाइन होके स्पीसीज और स्पीसीज कंबाइन होके पॉपुलेशन बनता है. सो ये जो प्रोसेस होती है दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन. सो इस चैप्टर में आपको ऑर्गेनिजम्स एंड एनवायरनमेंट पढ़ना है, राइट? कि ऑर्गेनिज्म तो होते हैं बट उसके साथ साथ कौन से एनवायरनमेंट होते हैं, कौन से फैक्टर्स होते हैं जो आपको अफेक्ट करते हैं, जिसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए, राइट? दैट वी विल सी इन दिस चैप्टर. देन that is called abiotic factor, affection or effect of abiotic factor and biotic factor on organism. Then response to abiotic factors, राइट? कि हम कैसे रिस्पॉन्स करते हैं अबायोटिक फैक्टर में. देन एडेप्टेशन, कि हम कोई भी चीज़ को एडेप्ट कैसे करते हैं, एनवायरमेंटल इश्यू हो या कोई भी इश्यू हो. देन पॉपुलेशन के बारे में हम देखेंगे, पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में देखेंगे. पॉपुलेशन ग्रोथ के बाद उसमें ग्रोथ मॉडल है, 2 मॉडल्स, दैट इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड लॉगरिथमिक ग्रोथ. देन लास्ट टॉपिक दैट इज़ पॉपुलेशन इंटररिएक्शन, की हम पॉपुलेशन में जो भी ऑर्गेनिज्म है वो एक दूसरे के साथ कैसे इंटररिएक्शन करते हैं. बहुत सारे इंटररिएक्शन है जो आपको डिटेल में पढ़नी है, दैट इज़ म्यूचुअलिज्म, कॉम्पिटिशन्स, प्रीडेशन, पैरासिटिज्म्स, कमेंसलिज्म्स, एमेंसलिज्म्स, राइट? नंबर ऑफ इंटररिएक्शन आपको पढ़नी है. सो लेट अस स्टार्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर. Our living world is fascinatingly diverse and amazingly complex. We can try to understand its complexity by investigating process at various levels of biological organization. Like you all are aware about this organization: micromolecules, cells, tissues, organs, individual organisms, population, communities, ecosystem and biome, right? You all are aware about these organizations. At any level of biological organization we can ask 2 types of question. For example, कि हम कोई भी बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो हमको हमारे माइंड में 2 क्वेश्चन होते हैं. फर्स्ट इज व्हेन वी हियर द बुलबुल सिंगिंग अर्ली मॉर्निंग इन द गार्डन, कि बुलबुल अर्ली मॉर्निंग में कब सिंगिंग करती है, राइट? कैसे करती है? हाउ डज द बर्ड सिंग और वाई डज द बर्ड सिंग. सो हाउ टाइप क्वेश्चन सीक द मैकेनिज्म बिहाइंड द प्रोसेस, कि हाउ टाइप जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है? सो मैकेनिज्म बिहाइंड द प्रोसेस. while the why type question seek the significance of process, कि हाउ टाइप का क्वेश्चन है वो क्या शो करता है मैकेनिज्म बिहाइंड दिस प्रोसेस, की कौन सी मैकेनिज्म है इस प्रोसेस में. और वाई टाइप का क्वेश्चन है वो बताता है सिग्निफिकेंस ऑफ दिस प्रोसेस. सो आपको पता है
For the first question, our answer might be in terms of operation of voice box and vibrating bone in the bird. कि वॉइस बॉक्स और वाइब्रेटिंग बोन बर्ड में होते हैं, उसका ऑपरेशन होने से मीन्स कि वो ऑपरेट होने से बुलबुल सिंग करती है. वेयर एज द फॉर द सेकंड क्वेश्चन आंसर मे बी लाइक इन द बर्ड्स नीड्स टू कम्युनिकेट विथ इट्स मैट ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन्स. मीन्स के बर्ड जो है वो उसके पार्टनर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए वो सिंग करती है, राइट. सो दिस इज द बेसिक फंडामेंटल आंसर of that questions. When you observe nature around you with a scientific frame of mind, you will certainly come up with many interesting questions of both type. Means, why are night blooming flowers generally white? How does the bee know which flower has nectar? Why does cactus have so many thorns? How does the chick spores recognize her own mother, and so on. There are number of questions arise in our mind when we see our nature, when we experience our nature, right? You have already learned in previous classes that ecology is a subject which study the interaction among organisms and between the organism and its physical environment. आपको पता होगा और आप अर्ली क्लास में पढ़े होंगे कि इकोलॉजी क्या है. इट इज़ अ सब्जेक्ट विच स्टडी interaction among organisms and between the organisms and its physical environment. Ecology is a basic concern with 4-level biological organization. Like we have to study organisms, population, communities and biomes, right? कि हमको ऑर्गेनिजम्स के बारे में पता होना चाहिए, कैसे कैसे टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं. देन पॉपुलेशन कि ऑर्गेनिज्म कंबाइन होकर पॉपुलेशन कैसे बनती है. देन कम्युनिटीज़ कि पॉपुलेशन कंबाइन होके कम्युनिटी फॉर्म होती है. देन बायोमास कि कम्युनिटी जहाँ रहती है दैट एरिया नोन एज बायोमास, राइट. इन दिस चैप्टर वी एक्सप्लोर इकोलॉजी एट ऑर्गेनाइजिमिक एंड पॉपुलेशन लेवल, राइट. सो लेट अस सी ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स एनवायरमेंट. Ecology as organized level is essential physiological ecology which try to understand how different organisms are adapted to their environments in terms of not only survival but also reproduction. कि organism उसके environment में कैसे survive हो सकते हैं, right? You may have learned in early class how the rotation of our planet around the sun and tilt of its axis cause annual variation in the intensity and duration of temperature, right? बहुत सारे variation आते हैं like intensity and duration of temperature resulting in distinct seasons. These variations together with annual variation in precipitation, right? Remember precipitation include rain and snow. Account for the formation of major biomes such as deserts, rainforest, tundra, right? That you can see in 13.1. सो यहाँ आपको बायोमी डिस्ट्रीब्यूशन विथ रिस्पेक्ट टू एनुअल टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन दिया है कि एनुअल प्रेसिपिटेशन मीन्स कि एनुअली जो बारिश होती है उसके वर्सेस मीन एनुअल टेम्परेचर की एनुअल टेम्परेचर के कितना होता है कौन से एरिया में वो आपको दिया है. फॉर एग्जांपल इन -10 डिग्री दैट इज आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा, देन 5 डिग्री कॉन्फिडरेंस फॉरेस्ट, देन वी कैन से 15 डिग्री temperature for temperate forest, then 20 degree around tropical forest, then we can say 20 और 25 के बीच में grassland और desert above 25 है. So this is the temperature versus precipitation graph.
Regional and local variation with each biome lead to formation of a wide variety of habitats. Major biome of India are shown in figure 13.2. आपको जो 13.2 दिया है उसमें आप डिफरेंट बायोमीज को देख सकते हो. फॉर एग्जांपल ए जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, बी दैट इज डिसाइडस फॉरेस्ट, देन डेजर्ट्स, सी कोस्ट, राइट. This is the main biome, major biome. On planet Earth, life exists not just in a few favorable habitats, but even in extreme and harsh habitat. कि favorable habitat ही नहीं है, but extreme and harsh habitat भी है. कौन से हैं? That we will see. For example, first is scorching Rajasthan deserts, rain-soaked Meghalaya forest, deep ocean trenches, terrestrial stream, then terrestrial stream के बाद permafrost, shrinking compost pits, right? permafrost polar region जो एकदम चिल्ड होते हैं, राइट. हाई माउंटेन टॉप्स, थर्मल स्प्रिंग्स, shrinking compost pits, टू नेम अ फ्यू. कि जो कंपोस्ट फीट होते हैं उसमें से बैड स्मेल आती है, राइट. इवन अवर इंटेस्टाइन इज ऑल्सो यूनिक हैबिटेट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ स्पीसीज ऑफ माइक्रोब्स. कि इवन हमारे इंटेस्टाइन में भी बहुत सारे माइक्रोब्स स्टे करते हैं, राइट. हैबिटेट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ स्पीसीज, माइक्रोब स्पीसीज, राइट. कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे इंटेस्टाइन में रहते हैं. फॉर एग्जांपल हम बात करें तो ह्यूमन इंटेस्टाइन में कौन रहता है? ई कोली, राइट. सो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म स्टे इन अवर इंटेस्टाइन. देन नेक्स्ट, what are the key elements that lead to so much variation in physical and chemical condition or different habitats? The most important one are temperature, that is abiotic factor, temperature, water, light and soil. And we must remember that the physiochemical components alone do not character the habitat of an organism completely. The habitat include biotic component, कि उसमें बायोटिक कंपोनेंट भी बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट. पैथोजेंस, पैरासाइट्स, प्रेडेटर्स, कंपिटिटर्स, the organism with which they interact constantly. We assume that over a period of time the organism had, through natural selection, evolved adaptation to optimize its survival and reproduction in its habitat, right. So कोई भी ऑर्गेनिज्म को बायोटिक फैक्टर के साथ अबायोटिक फैक्टर और अबायोटिक फैक्टर के साथ बायोटिक फैक्टर भी बहुत इम्पोर्टेंट है. मीन्स के वो अफेक्ट करते हैं एनवायरनमेंट को. एनवायरनमेंट के जो फैक्टर्स है वो ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करते हैं. सेम वे जो और बायोटिक फैक्टर जो है लाइक पैथोजेंस, पैरासाइट्स, वो भी प्रीडेटर्स, कंपिटिटर्स, वो भी इफेक्ट करते हैं. Each organism has an invariably defined range of condition, that is that it can tolerate diversity in the resources it utilizes and a distinct functional role in the ecological system. All this together comprise its niche. कि niche कैसे बनती है? कि जो भी ऑर्गेनिज्म है वो अपने डाइवर्सिटी के रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं और डिस्टिंक्ट फंक्शनल प्ले करते हैं इकोसिस्टम में. दैट ऑल टुगेदर वी कैन से इट्स नीक, राइट. सो ये हो गई नीक की डेफिनेशन. जो भी हमको रिसोर्सेज मिलते हैं एनवायरनमेंट में से, इकोसिस्टम में से, हैबिटेट में से, वो यूनिक फंक्शनल रोल प्ले करते हैं और उसको टुगेदर क्या बोलते हैं? नीक. सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर नंबर 13. इन नेक्स्ट सेशन वी विल सी मेजर